अनकट के सोशल मीडिया चैनल्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इस वीक सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोस हम आपके लिए मोबाइल स्क्रीन से निकालकर टीवी की स्क्रीन पर ले आए हैं। इस वीक की बिगेस्ट स्टोरी रही बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा का अरेस्ट। अब राज कुंद्रा की पान की दुकान तो नहीं है, पर चूना लगाने का आरोप उन पर लगता रहा है। राज कुंद्रा एक सफल बिजनेसमैन है, पर यह सफल बिजनेस किस तरह से फल फूल रहा है ये किसी को पता नहीं है। ये ऐसे इकलौते बिजनेसमैन हैं जिनकी पहचान इनके बिजनेस से नहीं, इनकी बीवी से है। सोशल मीडिया पर अपनी बीवी को महंगे गिफ्ट्स, हीरे की अंगूठियां, महंगी लग्जरी गाड़ियां, फ्लैट, मतलब इस आदमी ने मिडिल क्लास शादीशुदा लोगों की जिंदगी में इतनी गलत एक्सपेक्टेशंस बोई हैं कि इसका कुछ हिसाब ही नहीं है। मुंबई पुलिस ने इन्हें पॉर्न फिल्म बनाने और उसे एक ऐप पर दिखाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब राज कुंद्रा का नाम अलग अलग तरह के बिजनेस में आया हो। तो सबसे पहला जो आरोप राज कुंद्रा पर हमें याद आता है वो है आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का आरोप। राजस्थान रॉयल्स को ग्लैमर का तड़का भले ही शिल्पा शेट्टी ने दिया हो, पर 2 साल के लिए टीम को आईपीएल से बैन होने का फड़का राज कुंद्रा ने ही दिया था। जून 2013 में राज कुंद्रा को आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। यह वही केस है जिसमें श्रीसंत का करियर तबाह हो गया, लेकिन उन सब आरोपों में राज का क्या हुआ ये अभी भी राज ही बना हुआ है। 2017 में राज कुंद्रा पर एक कपड़ा कंपनी से धोखाधड़ी का आरोप लगा। अप्रैल 2017 में महाराष्ट्र पुलिस ने एक कपड़ा कंपनी से कथित तौर पर 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ एफआईआर करी और उन पर टीवी एड्स के जरिए कस्टमर से पैसा लेकर उसे टेक्सटाइल कंपनी को नहीं देने का आरोप लगा। सच क्या है ये तो देखो हमें नहीं पता, पर 24 लाख रुपए स्टैंडर्ड के हिसाब से बढ़िया नहीं लग रहे भाई। एनीवे, जून 2018 में राज कुंद्रा के ऊपर बिटकॉइन स्कैम का भी आरोप लग चुका है। getbitcoin.com नाम की जो वेबसाइट है, इसको राज कुंद्रा और कई सारे बॉलीवुड स्टार्स प्रमोट कर रहे थे। उनसे कई लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। इस घोटाले की रकम 2000 करोड़ रुपए तक आंकी गई थी। पर पैसों के बिजनेस के अलावा गंदी बात वाले बिजनेस में भी राज कुंद्रा का नाम पहली बार नहीं आया है भाई। फरवरी 2020 में मॉडल पूनम पांडे ने राज कुंद्रा के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। पूनम पांडे ने आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा की कंपनी ने उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया है और उनका नंबर लीक किया है। तो सफल बिजनेसमैन राज कुंद्रा इन सारी कंट्रोवर्सीज से दूर रहने में कतई सफल रह तो पाए नहीं है, ये तो आपने देख लिया। पर हमें अभी भी नहीं पता चला कि इनका असली बिजनेस भैया है क्या। अब बात करते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट की, और इस प्रोटेस्ट का चेहरा बने किसान नेता राकेश टिकैत की। क्या है किसान आंदोलन का अगला कदम और क्या यूपी इलेक्शंस पर दिखेगा इसका दम? राकेश टिकैत और उनकी वाइफ सुनीता टिकैत का उहीनी ने किया ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। टिकैत साहब के साथ कहां जाने का प्लान है? पहले आंदोलन था तो नहीं मटला, आगे का प्लान तो बाद में बनेगा, पहले इसका नहीं मटला है। संघर्ष इतना जरूरी क्यों है अगर मैं पूछूं आपसे? किसानों की रोटी तिजोरी में बंद होने जा रही। जब किसान संघर्ष नहीं करेंगे तो रोटी पर व्यापार होगा। आप बंगाल गए, हमने सबने देखा कि आप बंगाल गए, दीदी से मिले। आने वाले जो यूपी चुनाव है तो किससे मिलेंगे आप? नहीं, यूपी चुनाव जब है हम तो वहाँ के एक तो मुख्यमंत्री से मिले बंगाल में। उन्होंने कहा कि हम इन जो कानून बने हैं इनके विरोध में हैं और हम दिल्ली आएंगे। जो मुख्यमंत्री है हमारी विचारधारा के मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और भारत सरकार पे एक प्रेशर डाल देंगे, ये उन्होंने कहा। और यूपी के चुनाव में तो हमें किसी से नहीं मिलना, किसी से भी नहीं मिलना। आपकी जो कम्युनिटी है जिन्होंने 2014 में भी वोट डाले बीजेपी को, तो कैसे आप मोबिलाइज करने का सोचते हैं? अब तो नहीं दिया उन्होंने बीजेपी को या किसी को वोट। यहाँ पे 2 जीते थे, यहाँ पे बागपत में, इसमें गाजियाबाद में, और अध्यक्ष उनका बन गया। वो कैसे बन गया वो भी दिखाओ, आप बता दो कैसे बन गया। यहाँ बागपत में जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रही थी विपक्ष वाली, वो 300 किलोमीटर दूर थी और उसका पर्चा कैंसिल करवा दिया एक महिला फर्जी लगा कर। कैसे हो जाए ये? कैसे बन गए इतने अध्यक्ष? जनता ने तो वोट दिया नहीं और अध्यक्ष। आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि वोट में थोड़ा डिस्क्रिपेंसी है। हाँ, वोट में नहीं, जो कैंडिडेट जीते उनको पकड़ लिया। सरकारी अपहरण हुआ देश में अब की बार।
सरकारी अपहरण सुना कहीं? सरकारी अपहरण कैंडिडेट टू के, और उनसे वोट ले लिए अपने पक्ष में, ये हो जाएगा। तो ये कैसे 2022 में कैसे बदलेगा? जनता का तो नहीं अपहरण होने का, वो तो जनता वोट देगी, जनता तो नहीं वोट देती। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, 2014 हो गया, 2019 हो गया, बीजेपी की पॉलिटिक्स में चेंज आया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अब क्या है, मतलब राजनीतिक अगर तरीके से हम देखें तो उनकी पॉलिटिक्स को डील करने के लिए अब कैसे टाइप की ऑपोजिशन को खड़ा होना चाहिए? टाइट रहना पड़ेगा ओपोजिशन को, नहीं तो ये भी क्या, देखो हमारा तो काम चल जाएगा, आंदोलन कर लेंगे हम तो। ये जो विपक्ष वाले हैं ये क्या करेंगे? इन्हें अपना काम करना चाहा, विपक्ष कमजोर है देश में। और अब बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते रेट्स पर ये बात हम नहीं करेंगे, बात करेगी जनता। देश का मूड जानने के लिए तरुण पहुंचे कई पेट्रोल पंप्स पर। कई लोग परेशान हैं और कई लोगों की बातें सुनकर हम खुद हैरान हैं। ठेके पे जाके देखो, कोई चू नहीं कर रहा कि दारू क्यों महंगी है। बोल दी जब लोगों को, भैया जो आदमी दारू पीने जाता है वो ये तो नहीं बोलता कि मेरे को जी दारू महंगी पड़ रही है, लेकिन तेल के लिए महंगा बोल देता है। दारू तो मार रही है, तेल तो फिर बचाता है। मोदी जी थैंक यू पेट्रोल प्राइस बढ़ाने के लिए, लेकिन बस इतने पे रोक दो अब। हाँ, फिर ज़्यादा हो जाएगा। ये तो देखो जो फ्री का है वो हमसे ही तो निकालेंगे वो। ये तो है नहीं कि फ्री का या मोदी जी या इवन कोई भी वो वैक्सीन देगा वो अपने घर से तो देगा नहीं, या अपनी सैलरी में से भी नहीं देगा ना। ठीक है, मतलब जनता से निकाल, बिल्कुल ठीक है, वो उन्हीं हमें से तो निकालेंगे ना। देखो भाई साहब, हमारे पे तो अपनी गाड़ी है, कईयों को दहेज में गाड़ी मिली हुई है। अब देखो शेर पालने के खर्चे महंगे होते हैं तो हम तो डलवाएंगे ही। अफोर्ड क्या 50-60 रुपये और कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं कर सकता। मतलब 150 तक हो जाए तो इतना भी नहीं चलेगा कि कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएंगे, कि नॉर्मली वेट कर करके बढ़ाए तो अच्छा ही होता है। पेट्रोल तो सस्ता है और क्या, कम से कम 200 रुपीज़ होना चाहिए। जो इतना ट्रैफिक हो रहा है, इतने लोग चल रहे हैं गाड़ियाँ लेके, वो तो कम हो, एटलीस्ट ट्रैफिक तो कम होगा। क्या आप बोल रहे थे पेट्रोल की प्राइस बढ़नी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी जो प्रोप्रिएटी होना चाहिए था वो हुआ नहीं, बंद था। अभी वो प्रोफिट नहीं होगा, सरकार कैसे सभी को सहायता करेगा? बढ़ाएंगे तो नॉर्मली बढ़ाते रहेंगे अपना, अगर गरीबों की मदद करेंगे तो उससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये गरीब की मदद होगी, अगर हम गाड़ी ले सकते तो तेल भी डलवा सकते हैं। फिर जो उन्होंने कर दिया तो कर ही दिया, अब क्या बोले, उन्होंने कर दिया अपना काम, अब हम अपना काम करना है बस। जब इनकम सोर्स घट रहा है तो क्यों सहन कर सकता हूँ मैं? पेट्रोल महंगा तो हो ही रहा है और इनकम कम होती जा रही है, तो प्रॉब्लम तो होती है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली। मतलब मैं BU सैलून में हूँ, ब्यूटिशियन हूँ, ठीक है। इतनी मतलब जो टंकी मेरी 300 में होती थी 500 में हो रही है। 500 मेरा 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है। और जो डिलीवरी बॉय होते हैं स्विगी जोमेटो वाले, एक बात बताओ, वो 20-20 रुपये का ऑर्डर करें, बेचारों को क्या बच रहा है? 20 रुपये के ऑर्डर में 40 रुपये का पेट्रोल लगा रहे, कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। कि हमारा देश, मुझे लगता है हमारे देश का नेता सही नहीं है। हाँ, जब से वो आया ना और बर्बाद कर दिया देश को। तो कोई मैसेज देना चाहोगी उनको? मैसेज यही है कि भैया वो बस जब वोट आएंगे वो तो नहीं जीतेंगे, और हम तो, हमारे यहाँ से तो कोई उनको वोट नहीं देगा। और अब बात आज के इतिहास की। तारीख 25 जुलाई। आज के इतिहास में कहानी उस 10 बार के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष रहे कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी की, जिनके पिता हिंदू महासभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। 25 जुलाई यानी कि आज का दिन लोकसभा के 10 बार के सांसद रहे और लोकसभा के अध्यक्ष रहे सोमनाथ चटर्जी का हैप्पी बर्थडे होता है। सोमनाथ चटर्जी के पिता निर्मल चंद्र चटर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे थे, हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्यों में से रहे थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस्तीफे के बाद 1947 में वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बन गए थे। आज़ादी के बाद 1951 में हुगली और 1967 में बर्धमान से सांसद भी बन चुके थे। लेकिन उनके बेटे सोमनाथ चटर्जी पहले तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते रहे और फिर 18 साल तक प्रैक्टिस के बाद 1968 में हिंदू महासभा की धुर विरोधी CPM में शामिल हो गए थे। 1971 में पिता के निधन के बाद खाली हुई बर्धमान सीट से चुनाव लड़कर और जीतकर सोमनाथ चटर्जी ने अपनी सियासी पारी शुरू की थी।
उन्हें सिर्फ एक बार हार का सामना करना पड़ा था और उन्हें हराने वाली थी ममता बनर्जी, जो 1984 में जाधवपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। वो दौर था जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति की लहर पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और जिसके नतीजे आने के बाद बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि ये चुनाव लोकसभा का नहीं, शोक सभा का था। उसी शोक सभा वाले चुनाव में सोमनाथ चटर्जी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1985 में बोलपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने फिर से जीत दर्ज कर ली थी और लोकसभा पहुंच गए थे। कुछ ही दिनों में सीपीएम में उन्होंने ऐसी जगह बना ली थी कि वो 1989 के बाद से ही लोकसभा में अपनी पार्टी के नेता बना दिए गए थे। 2004 में सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए और इस पद पर पहुंचने वाले वो सीपीएम के पहले नेता थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि सोमनाथ चटर्जी को उनकी ही पार्टी ने बेदखल कर दिया। सोमनाथ चटर्जी ने जिस सीपीएम को अपने जीवन के 40 साल दिए और 20 साल तक लोकसभा में उस पार्टी के नेता बने रहे, उसी सीपीएम ने उन्हें अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। वो सोमनाथ चटर्जी ही थे जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए सांसदों को सरकारी खर्च पर चाय पानी करने की रोक लगा रखी थी। इतना ही नहीं, उन्हीं की पहल पर यह तय हुआ था कि अगर कोई सांसद विदेश दौरे पर परिवार के साथ जा रहा है तो परिवार का खर्च सांसद को खुद ही उठाना होगा। वो सोमनाथ चटर्जी ही थे जिन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट से मुकाबला किया था और कहा था कि किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट लोकसभा और राज्यसभा के काम में दखल नहीं दे सकती है। 2009 में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने वाले सोमनाथ चटर्जी ही वो लोकसभा अध्यक्ष थे जिनकी वजह से लोकसभा टीवी की शुरुआत हुई और जिसकी वजह से हम आज लोकसभा में चल रही कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। आज वो जिंदा होते तो 92 साल के होते। और अब टाइम है टेक इट इजी में फोन रिव्यू का। ओप्पो का ब्रांड न्यू फोन ओप्पो रेनो 6 5G रिलीज हुआ है 30,000 की प्राइस रेंज में। देखिए कैसा है ये फोन। आज टेक इट इजी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ओप्पो रेनो 6 का रिव्यू। पिछले हफ्ते फोन लॉन्च हुआ है, प्राइस है 30,000 रुपए और इस रिव्यू में सबसे पहले बात रेनो 6 5G के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी। रेनो 6 के डिजाइन में ओप्पो ने इस बार कुछ अलग किया है और अलग करते करते आईफोन 12 के डिजाइन को कॉपी कर लिया है। रेनो 6 की साइज फ्लैट है जस्ट लाइक आईफोन 12 सीरीज और हालत यह है कि साइड पर जो पावर और वॉल्यूम कीज हैं उनका डिजाइन भी आईफोन 12 के बटन के जैसा है। दैट आई पर्सनली डोंट लाइक, लेकिन इट्स सब्जेक्टिव, डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंस। हो सकता है कि आपको ये अच्छा लगे। वैसे इस फोन की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। बैक पैनल पर स्मूथ मैटे फिनिश दी गई है दैट लुक्स एंड फील्स प्रीमियम। दिखने में क्लीन और एलिगेंट लगता है। फोन काफी हैंडी और लाइट वेट भी है और इसकी जो ग्रिप है वो भी अच्छी है। अब देखते हैं कि रेनो 6 5G का डिस्प्ले कैसा है। यहाँ पर आपको मिलती है 6.43 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले। एमोलेड पैनल है तो काफी ब्राइट है, पीक ब्राइटनेस 650 निट्स तक है विच इज डिसेंट। डिस्प्ले पर आपको एक्यूरेट कलर्स मिलते हैं, टोन काफी नेचुरल रहती है। मल्टीमीडिया कंटेंट के लिए इट्स अ गुड डिस्प्ले। और एक बात जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये कि इसका टच रिस्पॉन्स जो है वो काफी अच्छा लगा मुझे। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है तो ऐप टू ट्रांजिशन जो है वो भी काफी स्मूथ और फ्लॉलेस रहता है। ये सेम डिस्प्ले है जो आपको OnePlus Nord 2 और Realme X7 Max में भी मिलती है। X7 Max में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। ओवरऑल इट्स अ गुड डिस्प्ले टू हैव इन अ प्रीमियम सेगमेंट फोन। नाउ लेट्स कम टू द कैमरा। रेनो 6 में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी कैमरा डे लाइट में अच्छे फोटोज क्लिक करता है। डिटेल्ड और वाइब्रेंट शॉट्स आपको मिलते हैं विद गुड कलर्स एंड डायनामिक रेंज। एक्सपोजर लेवल्स भी डिसेंट रहते हैं। अल्ट्रा वाइड लेंस से भी आपको डिसेंट इमेजेस मिलती हैं और मैक्रो शॉट में अच्छा एज डिटेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन लो लाइट में रेनो 6 का कैमरा थोड़ा स्ट्रगल करता है और इमेजेस में आपको नॉइज मिलेगी। वीडियोस के लिए रेनो 6 में आपको बोके फीचर मिलता है। इससे आप वीडियोस में बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। ये अच्छा काम करता है, बट इसके टेस्ट के लिए आप अनकट के यूट्यूब चैनल पर विजिट करना और रेनो 6 का फुल रिव्यू देखना। बट इन अ नटशेल आई वुड से इट्स अ गुड कैमरा सेटअप। प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है Dimensity 900 जो एक डिसेंट मिड रेंज चिपसेट है। इनिशियली जितना मैंने फोन को यूज किया है इट परफॉर्म्ड वेल। गेमिंग के वक्त भी अच्छा परफॉर्म करता है, कोई लैग मैंने फील नहीं किया। मल्टीपल एप्स भी अगर बैकग्राउंड में चल रही हो तो भी फोन स्लो नहीं पड़ता और इस पर आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। 128 GB की इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर दी गई है और एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता विच इज अ सेटबैक। बैटरी 4300 mAh की जो आई थिंक थोड़ा कम है, एटलीस्ट 4500 mAh होनी चाहिए थी। बट 65 वॉट का फास्ट चार्ज सपोर्ट है जिससे आप बैटरी को 40 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज कर पाएंगे विच इज गुड।
So to sum up, Reno 6 दिखने में अच्छा है if you like that copied flat design. Display कैमरा परफॉर्मेंस वाइज भी एक decent स्मार्टफोन है, but OnePlus Nord 2 के आने के बाद it faces tough competition in this segment. और अब बात करेंगे पुरानी दिल्ली की सबसे मशहूर बिरयानी के बारे में। मुगलों के जमाने से बनती आ रही उस्ताद असलम की मशहूर बिरयानी की कहानी उन्हीं की जुबानी। ये लफ्ज़ है बिरिया। तो बिरिया जो है, बिरिया के मानी है भुना हुआ गोश्त, और ये जो बिरयानी है ये ईरान से आई है, और अफ़गानिस्तान और ईरान ये दोनों कल्चर जो है वहाँ से इस बिरयानी का कल्चर शुरू हुआ है, और मुग़लों के दौर से जो है ये शुरुआत हुई है। मेरा उस्ताद असलम नाम है, ये खाना बनाने का काम है हमारा। तो ये हमारे जो बड़े थे, हमारे दादा थे, वालिद थे हमारे, ये मुगलियाई टाइम से खाना बनाते चले आ रहे हैं। एक टाइम में कम से कम 20,000 आदमियों को खाना बनाते हैं हम। बिरयानी शायद ये डिश एक ऐसा अंदाज है जो करीड मीट और रंगीन और सफ़ेद चावलों के बीच से निकल कर आता है। मैं पहुंची पुरानी दिल्ली के इस 10 साल पुराने दुकान में where this man is making biryani which travels through time and generations of recipes. हमारे वालिद, उनको मैंने देखा भाई उन्होंने खाने वाने अच्छे बनाए, तो उनको लोगों ने इनाम इकराम दिया, साफा दिया, जो यहाँ तक के सोने की अंगूठी तक की दी हमारे वालिद को। महाराजा खाते थे, राजा महाराजा खाते थे, सब डिशें हमारे वालिद बनाते थे, हम वही देखते चले आए हैं। असल में हमारे दादा पहले इसके अंदर बिरयानी में ज़ाफ़रान डालते थे, जो हम लोग नहीं डालते। उसकी खुशबू ऐसी होती थी जो पूरा जिस टाइम हम दम पे लगाते थे, हमारे दादा बिरयानी दम पे लगाते थे, और अब जो आटे का कंडल लगता था तो बताते हैं मोहल्ला पूरा महक जाता था। अनकट के बुलेटिन का टाइम खत्म होने वाला है, पर हमारे ट्रेंडिंग वीडियोस खत्म नहीं हुए हैं। अनकट पर न्यूज, स्पोर्ट्स, टेक, ग्राउंड रिपोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, फूड, इतना कुछ है। तो अगर आप अनकट को फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या क्या मिस कर रहे हो, जल्दी से वो भी देख लीजिए। अब चीज गार्लिक ब्रेड स्टिक्स तो सबको पसंद है, पर इन्हें अवन के बिना कैसे बनाएं, देखिए इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, और कैसे हो आप लोग। आज मैं अमन और दिल्ली के पकवान का एडमिन आप लोगों के साथ एक मस्त सी, इजी सी और चीज़ी सी रेसिपी शेयर करूंगा। इसका नाम है चीज़ी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स। ये रेसिपी बहुत ही ईजी बनाना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आप इसको घर पे बना सकते हो। काला चश्मा तो पॉपुलर सॉन्ग है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा पॉपुलर है इंडियन मदर्स के सुपरस्टिशंस। अगर आप भी रिलेट करते हैं काले टीके वाले सुपरस्टिशन से तो जाकर देखिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो। रो क्यों रही हो प्रियंका? क्योंकि तू बहुत सुंदर लग रही है, बहुत। रुक 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 रुक, काला टीका लगाती हूँ, अभी रुक। नहीं 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 नहीं, देखो पता है ऊपरी हवाएं जो है ना उनकी नजर लग जाती है। मम्मी देखो मैंने काली जीन्स पहनी हुई है, काले बाल है मेरे, काला टीका नहीं प्लीज यार। नहीं 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 पुत्र, काला टीका तो लगेगा ही लगेगा। नहीं नहीं मम्मी नहीं प्लीज, नहीं 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 नहीं, शक्ल तो दिखा दे सबको अपनी। हाय मेरी पुत्र, कितनी सुंदर लग रही है। अब इस शक्ल के साथ तो मैं इंटरव्यू देने नहीं जाने की, आप भी चले जाओ इंटरव्यू देने के लिए। मेरा भूतनी बना दिया। इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाने पर क्रिकेटर्स की जो ट्रोलिंग होती है उस पर कपिल देव ने ये कहा। आजकल अगर आप देखो तो हर इंडियन क्रिकेटर इंग्लिश सीखना बिल्कुल चाहता है, बिकॉज नहीं तो उसकी मजाक उड़ती है। नहीं, ये गलत बात है। आनी चाहिए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। मजाक उड़ता है ये बेवकूफ़ी है, ये टीम की गलती है। उड़ता तो है लेकिन वो आपकी टीम की इमेच्योरिटी है। आप प्लेयर को लेते हो उसकी क्रिकेट की एबिलिटी के ऊपर, अगर उसको नहीं आती, ये आपकी एज ए टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आगे लेके जाओ। हमें इंग्लिश नहीं आती थी, हमारा कोई मजाक उड़ाए, वो गलत बात है। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर ले लेते थे। रेस्टोरेंट में तो आपने तंदूरी पनीर चीज़ सैंडविच जरूर खाया होगा, लेकिन इस वीडियो में फूड ब्लॉगर हिमांशी आपको बता रही हैं कि कैसे आप घर पर ही आसानी से रेस्टोरेंट स्टाइल में तंदूरी पनीर चीज़ सैंडविच बना सकते हैं।
you all, I am Himanshi from Delhi Foods & Co और आज हम बनाने वाले हैं चीज़ी तंदूरी पनीर सैंडविच। Yes, you heard it right, वो भी एकदम कैफे स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल, घर के कुछ सिंपल और इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।